हेलो दोस्तों, आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इसमें 3 आर्टिकल हैं, द हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के। तो पहला आर्टिकल है वो गांधी जी के बारे में। बेसिकली गांधी के जो 4 थॉट्स है, जो बेसिक थॉट्स है उसके बारे में, ठीक है। दूसरा आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीलंकन हिस्ट्री के बारे में, जो भी सिविल वॉर वहाँ पर चला और सिविल वॉर के बाद क्या कंडीशन हुई और किस तरह से जो राजीव गांधी जी थे उनका असैसिनेशन हुआ वहाँ पे हुआ था, तो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। और तीसरा जो आर्टिकल है हम लोग डिस्कस करेंगे कुंभ मेला के बारे में, किस तरह से चीज़ें वहाँ पे हुई हैं और क्या क्या गवर्नमेंट मेजर ले सकती थी, जो ट्रेजेडी वहाँ पे हुई उसको रोक सकती थी, ठीक है। तो पहला जो आर्टिकल है वो गांधी जी के बारे में ये है कि गांधी जी ने 4 अपने थॉट्स, उनके जो बेसिक थॉट्स हैं जिनके ऊपर वो खुद चलते थे, उसके बारे में। तो पहला उनका थॉट है वो सत्याग्रह है, ठीक है। सत्याग्रह सत्याग्रह मतलब व्हेन यू स्टैंड बाय ट्रूथ। जब आप अपने जो सत्य है उस पर स्टैंड करते हो, उस पर दृढ़ रहते हो, उस पर अड़े रहते हो, तो उसको सत्याग्रह बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली गांधी जी मानते थे कि जो मोरल पावर है वो फिजिकल पावर से ज़्यादा बोलते हैं ना कि एक तरह से इन्फ्लुएंस, मतलब गांधी जी मानते थे कि जो मोरल पावर है वो फिजिकल पावर से ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और इसका एग्जांपल उन्होंने दिखाया कई सारे मूवमेंट्स में, जैसे सॉल्ट सत्याग्रह में उन्होंने अंग्रेज़ों का जो मूवमेंट था, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो सॉल्ट लॉ था उसको तोड़ा था, ब्रेक किया था, क्योंकि उनको पता था कि मोरली वो सही कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, ठीक है, लॉ गलत है। और उसके अलावा भी दूसरे भी और एग्जांपल हैं जिसमें आप गांधी जी का जो सत्याग्रह है का जो मॉडल है, सत्याग्रह का जो थॉट है, उसको आप ना प्रूफ होते हुए देखोगे। जैसे एक दूसरा मूवमेंट था वो 1942 में था, क्विट इंडिया मूवमेंट, जहाँ पर गांधी जी ने बोला था कि विदाउट एनी वायलेंस, ऑल्दो वायलेंस उसमें बाद में हो गया था, लेकिन गांधी जी ने बोला था शुरुआत में ही कि कोई वायलेंस नहीं करना है और बिना वायलेंस के हम लोग अंग्रेजों से आज़ादी लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ था। उसके बाद गांधी जी का ये मॉडल कई कई सारे लोगों ने कई सारी जगह पे यूज़ किया। जैसे मार्टिन लूथर किंग थे यूएसए में, उन्होंने जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट अपना एक जो वॉर छिड़ा था, एक जो लड़ाई छिड़ी थी, एक मूवमेंट जो छिड़ा था, और उसमें वो बाद में सफल भी रहे थे, ठीक है। उसके बाद नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद की जो एक तरह से पॉलिसी थी उसके खिलाफ बोला था, तो वो भी उसमें सक्सेसफुल रहे थे। और हाल ही में हम लोगों ने देखा भी है कि फार्म प्रोटेस्ट में भी, जो फार्म प्रोटेस्ट हुए थे इंडिया में 2022-23 में, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो 4 लॉ थे, 4 थे कि 3 थे पता नहीं, ध्यान मुझे कंफर्म नहीं है, उनको वापस लेना पड़ा था गवर्नमेंट को, ठीक है, फार्म प्रोटेस्ट में। ऑल्दो जो बीपीएससी एग्जाम में जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो बोल सकते हैं कि वहाँ पे वो गांधी जी का जो सत्याग्रह तो थोड़ा सा फेल हो गया था, लेकिन ऑल्दो चीज़ों के जो इफेक्ट होते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं, उनका इफेक्ट ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली आपको दिखे। हो सकता है कि उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है। जो बीपीएससी एग्जाम में एस्पायरेंट्स ने और जो स्टूडेंट थे उन्होंने जो एक तरह से प्रोटेस्ट किया था, आगे देखेंगे कि उसकी वो ना मूवमेंट आगे चल के काफ़ी उसका एक जो प्रभाव है वो आप देख पाओगे, ठीक है। दूसरा जो गांधी का थॉट था, गांधी जी का वो था इक्वालिटी। गांधी जी हर तरह की इक्वालिटी में बिलीव करते थे, चाहे सोशल इक्वालिटी हो, जेंडर इक्वालिटी हो, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, ठीक है। जैसे सोशल इक्वालिटी के लिए उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ काफ़ी बोले, और एक अनटचेबिलिटी लीग भी उन्होंने बनाई थी। और जो दलित को कभी दलित नहीं बोला, उन्होंने बोला कि दलित हरिजन है, ठीक है। जो हरि है, ईश्वर है, गॉड है, उसके मतलब बच्चे हैं, ये उन्होंने बोला था, ठीक है। दूसरा उनका ये, और सोशल इक्वालिटी, जब वाइकोम सत्याग्रह हुआ था 1924 में, वाइकोम सत्याग्रह हुआ था, जहाँ पर दलितों को, उस टाइम पे तक क्या था कि दलितों को टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती थी, तो केरला में, तो वाइकोम सत्याग्रह केरला में हुआ था, वहाँ पे गांधी जी ने उस चीज़ के वाइकोम सत्याग्रह को सपोर्ट भी किया था, ठीक है, ये चीज़ है। और जेंडर इक्वालिटी भी दिखाई गांधी ने, ठीक है। उसका एक एग्जांपल है कि गांधी जी के आते ही आप देखोगे पहले बहुत कम महिलाएं थी जो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी, किसी मूवमेंट में जाती थी, पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि गांधी जी ने के टाइम पे आते ही बहुत सारी जो फीमेल्स थी, उन्होंने जो प्रोटेस्ट होते थे, मूवमेंट्स होते थे, जो विद्रोह होता था ब्रिटिश के खिलाफ, उनमें वो भाग लेती थी, ठीक है। और इकोनॉमिक जस्टिस को भी लाने के लिए गांधी जी ने एक जो होता है ना कैपिटलिज्म और जो सोशलिज्म के बीच में जो लड़ाई होती रहती है हमेशा, उसको सॉल्व करने के लिए गांधी जी ने ट्रस्टीशिप थ्योरी दी, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए गांधी ने ट्रस्टीशिप थ्योरी दी, ठीक है। गांधी जी ने जो एक उच्च वर्ग है, जो उद्योगपति होते हैं, उनसे बोला कि भाई आपने जो पैसा कमाया है, जो प्रॉफिट कमाया है, उसका ना आप जितना आपको नीड है, एक लिमिटेड उसमें उतना ही लीजिए, बाकी एक और उसको ना ऐसे लीजिए जैसे आप मतलब ना अपने काम
बाकी जो रेस्ट ऑफ मनी है उसको आप दान में दे दीजिए, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं है बेसिकली, ठीक है। और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे, एक तरह से ऑफिशियली इसका जो रिजल्ट दिखता है, इसका जो बच्चा पैदा हुआ है वो CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये बात अलग है कि ये बच्चा ना कभी बड़ा नहीं हो पा रहा, क्योंकि मुश्किल से 2% आई थिंक ये है, ये 2%, ठीक है। गांधी का तीसरा विचार था वो ग्राम स्वराज के बारे में था, ठीक है। गांधी जी बोलते थे ये जो गांव है ना, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाओ इन एवरी फील्ड, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, ठीक है। और गांधी जी की एक लाइन थी, वो बोलते रहते थे कि जो भारत है ना, इंडिया, उसकी जो आत्मा है, सोल है, वो ना गाँव में बसती है, ठीक है। ऑल्दो ये सब बातें ही हैं। और गांधी के ग्राम स्वराज का जो थॉट था ना, उसका आप एग्जाम्पल देखोगे, उसी का रिजल्ट था कि 73rd जो अमेंडमेंट थी, ठीक है, ग्राम पंचायत के रिगार्डिंग, वो आई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की और ग्राम पंचायत लेके आए, ठीक है, ऑफिशियली। और इकोनॉमिकली गांधी ने मतलब ग्राम स्वराज में स्वराज लाने के लिए खादी इंडस्ट्री और जो चरखा था, बेसिकली चरखा मतलब ये नहीं है कि भाई आप, गांधी जी बोलते थे आप चरखा चलाओ। गांधी जी का मतलब था भाई कि आप अपना जो एक क्या बोलते हैं मोड है, इकोनॉमिक मोड, उसको फाइंड आउट करो, ठीक है। आप अपनी जहाँ पे जो चीज़ें हैं उन पे जाओ, उन पे ऊपर काम करो, और उन्हीं को अपना उद्योग बनाओ, ठीक है। बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। और आज हम लोग देखेंगे कि जैसे मोदी जी ने मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, इस तरह के प्रोग्राम चला रखे हैं, तो वो उसी का एक तरह से रूप है, ठीक है। गांधी जी के खिलाफ थे एक्सेसिव एक्सेसिव मटेरियलिज्म के अगेंस्ट थे वो, मतलब, ठीक है। वो बोलते थे कि जो किसी भी तरह का जो एक्सेसिव मटेरियलिज्म है, बहुत एक बात, वो नहीं होना चाहिए, आपको जितना ज़रूरत है आप उतना यूज़ कीजिए। गांधी जी एनवायरनमेंट के साथ जो हारमनी है उसमें बिलीव करते थे। वो बोलते थे कि इंसान को ना, ह्यूमंस को एनवायरनमेंट के साथ हारमोनी में रहना चाहिए, इंसान को एनिमल के साथ हारमोनी में रहना चाहिए, ठीक है। और आप देखते भी हो जो क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन है, ये बहुत सारे जो इशूज़ आज आप ऑनगोइंग इशूज़ आप देख रहे हो, तो गांधी जी के विचारों की बहुत ज़रूरत है आज, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे कि गांधी जी का चौथा जो थॉट था, फोर्थ, वो था मोरालिटी के बारे में, मोरालिटी इन पॉलिटिक्स। गांधी जी बोलते थे कि अगर पॉलिटिक्स में मोरालिटी नहीं होगी तो पॉलिटिक्स ना बहुत गंदी हो जाएगी, जो आज हो भी गई है, जैसे हम लोग बोलते भी हैं डर्टी पॉलिटिक्स, ठीक है। गांधी जी ने बोला था कि लीडरशिप होती है ना किसी इंसान की, वो उसकी मॉरल कन्विक्शन में लाई करती है। मतलब कोई आदमी कितना बड़ा लीडर है, लोग उसकी बात कितनी मानेंगे, ये डिपेंड करता है कि वो मोरली कितना लोगों को कन्विंस करवा पाता है, ना कि वो कितना पावरफुल है फिजिकली या वेल्थ वाइज, पैसे वाइज, ठीक है। गांधी जी और आज हम लोग देखते भी हैं कि हमारे देश में जो पावर पॉलिटिक्स है, जो बोर्ड पॉलिटिक्स है जो चलती है, वो उसका वो इसी चीज़ का रिजल्ट है कि पॉलिटिक्स में मोरालिटी अब रही नहीं है, ठीक है। मतलब गांधी जी का कोई भी विचार, चाहे वो, आप देखते हो कि अनिल अंबानी के जो बेटे थे, उनकी शादी में, आनंद अंबानी, उनकी शादी में कितना पैसा खर्च हुआ था, तो गांधी जी का जो विचार था ट्रस्टीशिप वाला, उसका उल्लंघन है वो। पॉलिटी में किस तरह से करप्शन और मतलब बैठा हुआ है, ये वो भी गांधी जी के मोरालिटी इन पॉलिटिक्स वाले जो विचार थे उसका वायलेशन है, ठीक है। जिस तरह से रेप केसेस आते रहते हैं, जेंडर इक्वालिटी, वो इक्वालिटी का वायलेशन है, ठीक है। कास्ट सिस्टम इंडिया में, और वो भी गांधी जी के जो थॉट्स है उनका वायलेशन है। अब चाहे बेशक भाई हम लोग गांधी जयंती मनाते रहें, क्योंकि और ये आर्टिकल भी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कल 30 जनवरी को गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी थी, ठीक है, तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। तो बस टाइम 2 अक्टूबर आता है, 30 जनवरी आती है, और हम लोग इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं, और गांधी जी के जो भी थॉट्स थे उनको पढ़ के उनकी, गांधी जी की धज्जी उड़ाते रहते हैं। दूसरा हम आर्टिकल पढ़ते हैं, चलो जाने देते हैं इसको भी। दूसरा आर्टिकल हम जो पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से श्रीलंका में जो सिविल वॉर चला था आफ्टर 1983 टू 2009, उसके बारे में थोड़ा इसकी शुरुआत हम हिस्ट्री से करते हैं कि ये चीज़ हुई क्यों, ठीक है। तो आप देखिए कि श्रीलंका में ना पहले सिन्हालीस कम्युनिटी थी, ठीक है, और आज भी श्रीलंका में जो सिन्हालीस है वो हैं 74.9%, 74.9%, और वो बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसको फॉलो करते हैं। जो तमिल्स हैं अभी भी वहाँ पे वो 11.2% है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो तमिलनाडु में तमिल्स हैं, वो उनके साथ अपने एक तरह से जो रिलेशन है, उनके साथ एक इमोशनल रिलेशन शेयर करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हुई क्यों, कि मतलब ये लोग सिविल वार क्यों हुआ, सिन्हालीस और तमिल्स में लड़ाई क्यों हुई। हुआ क्या था कि ब्रिटिश के टाइम पे जो ट्रेड होते थे, इनफैक्ट उससे भी पहले जो ट्रेड हुआ था
बहुत सारे जो तमिलियंस है वो जाके श्रीलंका में माइग्रेट कर गए, जहाँ वहाँ पे जाके बस गए। उसके बाद उससे पहले चोला किंगडम भी था वहाँ पे। और हमको पता है कि जो चोला किंगडम था उसकी श्रीलंका में कितनी एक तरह से ना उसने कितने निवेदन किए थे और अपना एम्पायर भी चलाया था, और उसके ऊपर अब चोला किंगडम का अधिक डोमिनेंस भी था श्रीलंका के ऊपर, ठीक है। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग वहाँ से यहाँ इंडिया से गए तमिलियंस, और श्रीलंका में जाके बस गए। अब देखिए मॉडर्न जो स्टेट हैं अभी बेशक मॉडर्न हो गई हैं वाई इकोनॉमी और वो चीज़, लेकिन अभी भी हम लोग जंगल में रहते हैं। और जब दो कम्युनिटीज़ होती हैं जिनके रिलीजन और लैंग्वेज अलग है, तो जहाँ पे मेजोरिटी होगी, जो मेजोरिटी कम्युनिटी जो है, जो मेजोरिटी में है कम्युनिटी, वो बाय डिफ़ॉल्ट वही रूल करेगी, जब पॉलिटिक्स, चाहे पॉलिटिकल पावर की बात हो, चाहे इकोनॉमिक पावर की बात हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद बात आती है कि फिर यही हुआ कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर दोनों लड़ाई होना स्टार्ट हो गई। अब ये कैसे हुआ? ये हुआ, इसमें जो हाथ था वो था ब्रिटिशर्स का, कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। जैसे हमको पता है कि तमिलियंस माइनॉरिटी में है, अभी भी हैं, और उस टाइम पे भी थे। सिन्हालीस उस टाइम पे भी मेजोरिटी में थे, अभी मेजोरिटी में, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि तमिल्स कम्युनिटी को सपोर्ट करना शुरू किया और सिन्हालीस के अगेंस्ट भड़काना शुरू किया। सपोर्ट कैसे कर रहे थे? एजुकेशन देके तमिल्स को, एडमिनिस्ट्रेशन में उनको सपोर्ट करके, ठीक है। अब ये तो जब अंग्रेज़ थे तो हो ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों को जाना भी था। तो जब बाद में चले गए अंग्रेज़, तो उनके जाने के बाद क्या हुआ कि जो सिन्हालीस थे वो पावर में आ गए, पॉलिटिकल पावर उनको मिल गई, ठीक है। उन्हीं के प्रेसिडेंट और पीएम होने लग गए। एडमिनिस्ट्रेशन पावर, गवर्नमेंट की पावर उन्हीं के पास थी, सिन्हालीस के पास, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे होता है कि इससे क्या होता है कि दोनों कम्युनिटी के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। और उसके चलते हुए 1976 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, एक मिलिटेंट ग्रुप बनता है जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ठीक है, लिट्टे, जिसको हम से शॉर्ट फॉर्म लिट्टे बोलते हैं। अब इसने गोरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दिया सेनालीस के अगेंस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 1983 से ही सिविल वॉर स्टार्ट हो गया श्रीलंका में, ठीक है। और बहुत सारे जो और फिर सेनालीस ने भी क्या किया कि एंटी तमिल राइट्स स्टार्ट कर दिए कोलंबो में, ठीक है। ये चीज़ है। तो अभी हम लोग फेज वाइज पढ़ते हैं कि जो सिविल वॉर था श्रीलंका में वो स्टार्ट हो गया, वो जो चला था 1983 से 2009 तक। सिविल वॉर जैसे स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? बहुत सारे लोग जो तमिलियंस थे वो माइग्रेट हुए। इनफैक्ट कई थोड़े बहुत सेनालीस भी माइग्रेट हुए, डिस्प्लेस हुए अपनी जगह से। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, कैजुअलिटीज़ हुई, कई सारे मिलिट्री ऑपरेशन हुए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट सिंगल श्रीलंकन रीजन है वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन हुए। लिट्टे जो लीडर थे, और इसके चलते क्या, और बाद में क्या हुआ कि, और ये बंद कब हुआ था? जब 2009 में लिट्टे के जो लीडर थे उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब एक थोड़ा बहुत हिस्ट्री और हम लोग पढ़ते हैं कि 1900 इंडिया की जो एक तरह से जो पॉलिसी रही है ऑफ नॉन इंटरवेंशन की, इंडिया नॉन इंटरवेंशन से इंटरवेंशन वाली पॉलिसी में कब आ गया, ठीक है। इस चीज़ को पढ़ते हैं कि इंडिया पहले जब बोलता था कि हम लोग श्रीलंका के मामले में इंटरवेंशन नहीं करेंगे, बाद में वो इंटरवेंशन करने क्यों लगे? राजीव गांधी जी ने भूटान में लिट्टे ग्रुप की बात क्यों कराई थी, जो श्रीलंका गवर्नमेंट थी उसकी, ठीक है। तो ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि 1970 1970 में जो इंदिरा गांधी जी थे ना पीएम, उस टाइम पे इंडिया की पॉलिसी नॉन इंटरवेंशन की, हम लोग डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं करते थे श्रीलंकन मामले में। लेकिन 1983 से 85 के बीच में क्या हुआ कि बहुत सारे जो रिफ्यूजीज वो इंडिया में आ गए, ठीक है। और तमिल मिलिटेंट ग्रुप थे ना, उन्होंने इंडिया में ही आके बहुत सारे जो ट्रेनिंग कैंप्स थे वो बना लिए, बहुत सारे टेंट अपने इस्टेब्लिश कर लिए, ट्रेनिंग ग्रुप कैंप बना लिए, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि अपने बन जाएंगे, इंडिया के ना कि सपोर्ट ही था उनको। इंडिया सपोर्ट करेगा तभी तो कोई बाहर का बंदा, भाई यहाँ पे बाहर का कोई मिलिटेंट ग्रुप यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप बनाएगा। तो ये चीज़ था। तमिलनाडु गवर्नमेंट, अब इससे क्या हुआ कि तमिलनाडु गवर्नमेंट का प्रेशर स्टार्ट हुआ इंडिया के ऊपर कि आप तमिलियंस को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या हुआ? फिर 1985 से 87 के बीच में क्या हुआ? राजीव गांधी जी जब पीएम थे उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया कि तमिलियंस की बात कराने की कोशिश की, जो श्रीलंका की सरकार थी, गवर्नमेंट थी उसके साथ। कहाँ पे? भूटान में। अब कब? 1985 में, ठीक है। और तमिल मिलिटेंट ग्रुप ने श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ बात की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नो रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि डिमांड कुछ ऐसी थी, क्योंकि राजीव गांधी जी ने बोला था, जो तमिलियन मिलिटेंट थे उनकी डिमांड थी कि भाई श्रीलंका जो गवर्नमेंट है वो जो तमिल कम्युनिटी है उनको एक ऑटोनमस रीजन प्रोवाइड करे,
उनको एक ऑटोनमस श्रीलंका में ही एक ऑटोनमस स्टेट बना दे, ठीक है, स्टेट बनाए और वहाँ पे वो तमिल तमिल मिलिटेंट कम्युनिटी रहेगी, ये चीज़ था। फिर टाइम आता 1987 से, और मतलब यहाँ तक कोई बात नहीं मानी श्रीलंका गवर्नमेंट ने मानी नहीं किसी भी तरह की ऑटोनोमस स्टेट बनाने का, या मतलब कोई भी चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। फिर 1987 से 1990 के बीच का टाइम स्टार्ट हुआ, वहाँ पे एक अकॉर्ड साइन हुआ। अकॉर्ड मतलब एक तरह से सहमति, एक तरह से एक अग्रीमेंट, किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में 1987 में अग्रीमेंट साइन हुआ, अकॉर्ड साइन हुआ, ठीक है। उस अकॉर्ड में क्या क्या डिमांड की थी इंडिया ने श्रीलंका से, वो थी डिमांड बोलो या बोलो, एक तरह से सजेशन दिया था कि आपकी कंट्री में मतलब कि जैसे श्रीलंका में शांति आ जाए, पीस आ जाए, ठीक है। तो पहला चीज़ था कि भाई प्रोविंशियल जो काउंसिल है उनको आप थोड़ी पावर दीजिए, जो सारी पावर आपने ले रखी है श्रीलंका गवर्नमेंट ने, तमिलियन जो ग्रुप है, कम्युनिटी है, उसको भी पावर दीजिए, ठीक है, मतलब उसको पॉलिटिकल पावर थोड़ी बहुत दीजिए। और प्रोविंसेस में ना पावर डिवोल्यूशन किया, ऐसे ही मतलब क्या था ना कि वहाँ पे ऐसा था कि भाई स्टेट के ऊपर पावर नहीं है, सेंटर के पास सारी पावर है। और वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग जो रूरल गवर्नमेंट थी, जो पंचायत थी, वहाँ पे इलेक्शन कराएंगे। मतलब ऐसा ही है कि आप पंचायत को पावरफुल बना रहे हो लेकिन राज्यों के पास पावर नहीं है, तो ये चीज़ हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी डिमांड क्या थी, दूसरी डिमांड थी कि तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस दिया जाए, ठीक है। तीसरी डिमांड थी कि जो नॉर्थ प्रोविंसेस, जो ईस्टर्न प्रोविंसेस है, उसका मर्जर किया जाए, ठीक है। तो उसके मर्जर के रिगार्डिंग डिमांड थी, ठीक है, दूसरा था। तो ये डिमांड की गई थी। और चौथी डिमांड थी कि जो तमिल मिलिटेंट ग्रुप था, उसको डिसआर्म किया जाए, उससे उसके हथियारों को रखा है, मतलब बोला जाए कि भाई अपने हथियार रख दो, आप डिसआर्म हो जाओ, ठीक है। और एक और चीज़ वहाँ पर तय हुई कि हम इंडिया एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय करेगा, ठीक है, श्रीलंका में। और वो भी कहाँ पे, नॉर्थ और ईस्टर्न वाला श्रीलंका था, प्रोविंसेस थी वहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया ने 13,000 पीस कीपर को वहाँ पे डिप्लॉय किया, जो बाद में चल के 1 लाख भी हो गए। सोचो मतलब इंडिया अपने लोगों को वहाँ, अपनी जो आर्मी थी उनको वहाँ डिप्लॉय कर रहा है, ठीक है। लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला इसका, क्योंकि जो लिट्टे ग्रुप था, जो मिलिटेंट ग्रुप था, उसने बात को नहीं माना, और अपना जो जो सिविल वॉर चला रहा था, गोरिल्ला वॉर जो करता था, वो कंटिन्यू रहा लिट्टे ग्रुप का। तो इससे क्या होगा कि मार्च 1990 में श्रीलंका में जो नए प्रेसिडेंट बने, प्रेमदासा, श्रीलंका में इलेक्शन हुए तो 1990 में वहाँ पे नए पीएम बने, प्रेमदासा करके। तो उन्होंने बोला कि भाई अपनी जो इस तरह से पीस कीपिंग फोर्स है ना, इंडिया से बोला था पीस कीपिंग फोर्स है, उसको वापस ले जाओ, ठीक है। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने उसी मंथ 24 मार्च को ही उसी मंथ मार्च में ही 1990 में ही अपनी पीस कीपिंग फोर्स को विड्रॉ कर लिया श्रीलंका से, ठीक है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर ही क्या हुआ, 21 मई को 1991 में जो अपने प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनका असैसिनेशन हो गया। और किसने किया, लिट्टे ग्रुप ने, सुसाइड बॉम्बर से, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने लिट्टे ग्रुप को जो लिट्टे जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो मिलिटेंट ग्रुप था, उसको इंडिया में बैन कर दिया, ठीक है। और ठीक है, उसको इंडिया में बैन कर दिया। और एक चीज़ और समझ में आ गई इंडिया को भाई, कि दूसरे के मामले में ना डायरेक्टली इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप दूर से ही मतलब आप अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनवाओ, कोई फ़ायदा नहीं। तो 1951 से 2000 के बीच में इंडिया की जो इंगेजमेंट थी श्रीलंका में, वो काफ़ी लिमिटेड हो गई, ठीक है। 1951 से 2000 के बीच में, वैसे भी इंडिया भी अपनी परेशानी से गुजर रहा था, जैसे इकॉनमिक क्राइसिस आई थी, ठीक ठीक है। तो इंडिया ने बोला भाई हम लोग अभी श्रीलंका में कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करेंगे। इंडिया ने सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे श्रीलंका के साथ, सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन। लेकिन जो इंडिया ने रिफ्यूजीज़ को होस्ट कर रखा था, उनको वो कंटिन्यू किया इंडिया, ठीक है। अभी भी इंडिया में रिफ्यूजीज रह रहे थे, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि इंडिया ने बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी, मतलब हेल्थ किट भेज दी, खाना भेज दिया, इस तरह से मतलब सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इंडिया का नहीं था फिर वहाँ पे। फिर समय आता है 2000 से 2009 के बीच में, ठीक है। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बोला कि भाई हम श्रीलंका की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग तमिलियंस हैं उनके भी राइट्स की बात करेंगे, ठीक है। और उनकी भी राइट्स की बात करेंगे, और श्रीलंका से बोला भाई कि उनको राइट्स दो आप, ठीक है। और उनको असिस्टेंस दो, और इंडिया ने भी श्रीलंका को असिस्टेंस दिया। वही चीज़ फिर से थी, हेल्थ किट भेजी, खाना भेजा, वो सारी चीज़ें की इंडिया ने, ठीक है। फिर समय आता है 2009 से अब तक, प्रेजेंट तक। अभी आर्टिकल इसी वजह से न्यूज़ में है कि क्या हुआ था कि जब इंडिया के बीच में ना अकॉर्ड साइन हुआ था 87 में,
जो राजीव गांधी थे उनके बीच में और प्रेमदासा थे उनके बीच में। तो एक अकॉर्ड में ना एक चीज़ ये भी साइन हुई थी कि भाई कि जो 13वां जो अमेंडमेंट था श्रीलंका में वो उसको लागू करो। 13वां अमेंडमेंट क्या है? 13वां अमेंडमेंट मतलब ये है कि इंडिया ने बोला कि आप 13th अमेंडमेंट को श्रीलंका में इम्प्लीमेंट कीजिए। 13th अमेंडमेंट क्या था? ये था कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर। बोला क्या था कि जो प्रोविंसेस हैं उनको भी पावर आप दीजिए, उस चीज़ के बारे में था। ठीक है। और इसके अलावा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाओ श्रीलंका में। इंडिया ने बोला श्रीलंका से जो भी बर्बादी हुई है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करो। ठीक है। और हाउसिंग प्रोजेक्ट चलाओ लोगों के लिए। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करो, उनको पावर दो, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करो। ठीक है। प्रोविंशियल जो काउंसिल थी उनमें जो इलेक्शन नहीं हो रखे थे उनके इलेक्शन कराओ। और जो ईस्टर्न और नॉर्थ श्रीलंका में जो का मर्जर होना था एक्चुअली वो 1988 में हो भी गया था। लेकिन 2006 में क्या हुआ था? 2006 में जो श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट है उसने उसको डीमर्ज करा दिया। ठीक है। तो ये डिमांड थी श्रीलंका से इंडिया की और अभी भी है, इसलिए आर्टिकल निकला है। ठीक है। तो बस यही इतना आर्टिकल था और इस आर्टिकल में बस इतना ही है भैया कि आप ये समझिए कि किसी भी कंट्री को मैंने पूरा इसका एक समरी निकाला वो निकाला है। किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री में इमोशनल होकर अब वहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे इंडिया ने अपनी सोचो शुरुआत में 13,000 उसके बाद 1 लाख तक अपने जो ऑफिस जो मिलिट्री पर्सनल थे और जो पीस कीपिंग फोर्स थे उनको डिप्लॉय कर रखा था। और लेटर इंडिया ने राजीव गांधी जी ने क्या कहते हैं गारंटी ली थी श्रीलंका गवर्नमेंट से कि लिट्टे ग्रुप अब वायलेंस नहीं करेगा, कोई भी मिलिटेंट एक्टिविटी नहीं करेगा। लेकिन लिट्टे ग्रुप ने नहीं माना, उसने की। तो आप कैसे मतलब इस तरह से आप बोल सकते हो दूसरे इस तरह के ग्रुप के बिहाफ पे कि हम उसकी गारंटी लेते हैं? तो ये चीज़ें हैं कि वहाँ यहाँ से हमको जियो पॉलिटिक्स से समझना चाहिए। और यही रीज़न है कि इसी चीज़ से सीख के मोदी जी ने जैसे अभी 2 साल पहले म्यांमार में वहाँ की जो मिलिट्री हेड थी जिनको हाउस अरेस्ट कर दिया था और बाद में उनको जेल में डाल दिया था और उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगा दिए थे। उसमें इंडिया ने क्योंकि ऑल्दो जो म्यांमार है उसकी बॉर्डर टच करती है इंडिया से, इंडिया ने कोई भी इंटरवेंशन नहीं किया म्यांमार में। और ना ही शेख हसीना जब से उनको अभी भी इंडिया में रह रही हैं, लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, कोई इंटरवेंशन नहीं किया है। और यही चीज़ है, तो ये चीज़ सीखी इंडिया ने कि इस तरह से किसी भी कंट्री में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ है। तीसरा जो आर्टिकल है हम लोग वो पढ़ेंगे कुंभ मेला के बारे में। मैं आपको इसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ, बहुत कुछ नहीं है इसमें। कुंभ मेला के बारे में बस इतना ही है कि राइटर ने बोला है कि राइटर ये बोलते हैं कि जो भी वहाँ पे हुआ कुंभ मेला में वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि और उसने कुछ चीज़ें बोली कि जो हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। और प्रशासन चाहता, सरकार चाहती, यूपी गवर्नमेंट चाहती तो उसको रोक सकती थी, क्योंकि और ऐसा भी, और उसने फिर ये भी बोला राइटर ने कि ऐसा नहीं कि पहली बार चीज़ें हुई हैं, यूएसए में भी ये चीज़ हुई है। ठीक है। साउथ अफ्रीका में हेलोवीन फेस्टिवल था, वहाँ पे ऑलमोस्ट 149 लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है। उसके बाद भी कई सारी जगहों में इस तरह से क्राउड जो एक होता ना कि क्राउड की वजह से भगदड़ मच जाना और लोगों का इंजरी हो जाना और डेथ हो जाना, ये चीज़ पहले भी हो रखी है, तो नई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर यूपी गवर्नमेंट चाहती और जो प्रशासन है अगर सही से व्यवस्था करता, मैनेजमेंट करता, तो ये चीज़ नहीं हो सकती थी। तो उसने जैसे कुछ चीज़ें बोली, उसने बोला कि जैसे मान लीजिए अगर 5 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में अगर खड़े हुए हैं, किलोमीटर नहीं पर स्क्वायर मीटर में 5 लोग खड़े हुए हैं पर स्क्वायर मीटर में, तो चांसेस है कि वहाँ पे भगदड़ मच जाए और लोगों की इंजरी हो जाए। ठीक है। और अगर उसी पर स्क्वायर मीटर में 7 लोग खड़े हुए हैं तो बहुत चांसेस हैं कि उन्हीं लोगों की उनको सीवियर इंजरी हो और उनकी डेथ हो जाए। ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। बाकी मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक आर्टिकल एक वीडियो बनाया है, उसको मैं अपलोड करूँगा कि किस तरह से चीज़ें महाकुंभ मेला में मिसमैनेजमेंट हुआ, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि एक ही एंट्री, वही जो एंट्री गेट था वही एग्जिट गेट था। तो राइटर ने ये भी बोला है कि इस तरह के इतनी बड़ी इवेंट में जहाँ पर करोड़ों लोगों की भीड़ जमा बड़ा है, करोड़ों लोगों की भीड़ आनी है और आई भी है, वहाँ पर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट जो गेट है ना वो होनी चाहिए, एग्जिट पाथ होनी चाहिए। ठीक है। ऑलरेडी जो प्रशासन है उसको डिवाइड करना चाहिए था क्राउड को, कि भाई इस टाइम पे ये वाला क्राउड आएगा, इस टाइम पे ये वाला क्राउड आएगा। ठीक है।
इस टाइम पे पूजा होगी, इस टाइम पे आरती होगी, ये चीज़ उनको पहले से ही क्या बोलते हैं थ्रू उनको पहले ही अनाउंस कर देना चाहिए था ये माइक के थ्रू, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं होती, और अगर सही से व्यवस्था की होती लोगों के लिए और वीआईपी कल्चर ना को अलाउ नहीं किया होता तो ये कंडीशन ना आती, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, और मैंने भी कई सारे वीडियोस देखे थे कि वहाँ पे पोटीज पड़ी हुई हैं, और ना नहाने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था है, तो ये सब होना ही था। तो बस राइडर यही बोल रहे हैं कि अगर प्रशासन ने सही से मैनेजमेंट किया होता, इंतजाम किया होता, तो ये सब कंडीशन नहीं आई होती, ठीक है। सो थैंक यू, मैं यही खत्म करता हूँ।